मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कोरोना टीकाकरण को लेकर मुस्लिम समुदाय में जागरूकता को लेकर जिलाधिकारी ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में अहली सुबह एसएसपी ने दल बल के साथ की छापेमारी। और नगर निगम सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई। शहर के 16 एजेंडों पर की गई चर्चा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ की अहम बैठक। जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैक्सीन को लेकर चल रहे भ्रम और अफवाह को दूर कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि टीका को लेकर जो भ्रम और अफवाह की स्थिति है, अब आने वाले तीसरे लहर के पूर्व इसको दूर कर इसके सकारात्मक महत्व को अपने समाज में जाकर प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, ताकि सभी को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। और इसको लेकर अपने वैज्ञानिक आधार को भी जरूर हो तो बतावे कि यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कोरोना से आपको सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही सुरक्षित रखेगा। समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि कुछ क्षेत्रों में कुछ अफवाह या भ्रांति होने के चलते टीकाकरण का लक्ष्य पीछे रह जा रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने आज समाहरणालय के सभागार में धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की है। और इस बैठक में जो भी भ्रांतियाँ हो सकती हैं, जो भी अफवाह सुनने में आए थे, उन सभी अफवाहों और भ्रांतियों को दूर किया गया है। उनके क्वेश्चंस को, उनकी भ्रांतियों को सुना गया है और सुन करके उन सभी का हम लोगों ने समाधान किया है। हम लोगों ने धार्मिक गुरुओं को जागरूक करने का प्रयास किया है और सभी जो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासाएँ हो सकती हैं टीकाकरण को लेकर के, उन जिज्ञासाओं के आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और ये हम लोगों ने अपेक्षा और अपील की है कि वे अपने साथ जो लोग भी हैं उनके बीच जागरूकता का प्रसार करें, लोगों के बीच जो अफवाह हैं उन अफवाहों को दूर करें और जो कोविड महामारी के लिए जो सबसे कारगर अस्त्र है टीका, इस टीकाकरण के कार्य को प्रोत्साहित करें, ताकि हम लोग कोविड के विरुद्ध जो हम लोग लड़ाई और संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हम लोगों की जीत तभी संभव है जब हम लोगों में अधिकांश लोग, सभी लोग टीका ले लेंगे। और ये टीकाकरण का अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ज़िले में टीके की कमी नहीं है, लगातार टीका उपलब्ध है और ख़ासकर जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका टीका पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। और इसके लिए हम लोग लगातार वाहनों के माध्यम से RBSK के 25 वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूम कर टीकाकरण का कार्य करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, आशा, ANM सभी लोगों को इस काम में लगाया गया है। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज जो धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की गई, इनके माध्यम से काफ़ी दूर तक इसके परिणाम जाएंगे, लोगों के बीच जागरूकता जाएगी। वहीं दूसरी ओर समाहरणालय परिसर में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और इस्लामिक स्कॉलरों ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वैश्विक महामारी से बचने के लिए कोरोना का टीका लगवाया है। टीकाकरण के दौरान मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए 18 साल से अधिक उम्र के सभी वर्ग के महिला एवं पुरुष नजदीक के टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका ले। कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने धार्मिक गुरुओं से टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की थी। अब मुस्लिम समुदाय धर्मगुरुओं की अपील से टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। तो लेना चाहिए, ये तो जीवन की रक्षा के लिए है, जान की सुरक्षा के लिए है, ये तो सेहत के लिए है। किसी तरह का मैसेज का क्या ये है, ये अच्छा मैसेज है। अच्छा, अपनी सेहत तो हर एक को प्यारी है, अपना जीवन हर एक को प्यारा है। इसके लिए वैक्सीन लग रहा है, लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए और किसी डर और भय के बगैर लगवाना चाहिए, डर भय नहीं आया है। ये इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अपने आप को भी सेहत
अपनी सेहत भी बचाओ और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखो। इस वजह से हम लोगों से आवाम से इसकी दरख्वास्त करेंगे कि कोई शक व शुबहा में न पड़े, बल्कि वैक्सीन और ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं ताकि अपनी सेहत भी बचे और आपके ज़रिए से किसी दूसरे को भी तकलीफ न पहुंचे। और ये पैगाम तमाम हम इंसानों को दे रहे हैं। अहली सुबह खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में एसएसपी, एसडीओ पूर्वी समेत कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि इस दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई। बिहार पुलिस ने शनिवार को एक साथ राज्य की कई जिलों में रेड की। पटना की बेऊर जेल, मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस और मोतिहारी के सेंट्रल जेल सहित अनेक जेलों में छापेमारी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि मुजफ्फरपुर की शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में आज सुबह 5 बजे पुलिस ने रेड की गई। एसएसपी ने बताया कि सभी बैरक में रेड की गई, आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। दिशा निर्देश और नियमित चेकिंग के आधार पर कार्रवाई की गई है। में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है, आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। ये जो हम लोग को जिस तरीके के दिशा निर्देश थे उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी है। जी, ये जो दिशा निर्देश मिले हैं और रेगुलर एक रूटीन वो है जो जेल में चेकिंग करनी है उसी। दरअसल शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सुबह 5 बजे से एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मौके पर सिटी एसपी, एएसपी पूर्वी, एएसपी पश्चिमी समेत कई थानों की पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। वहीं मजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार भी छापेमारी में शामिल थे। जेल के सभी वार्डों में गहन जांच की गई। वहां जेल सुप्रिंटेंडेंट राजीव कुमार ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि विभाग में मिले निर्देश के आलोक में अगली सुबह 5 बजे छापेमारी की गई है। जेल परिसर में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जेल पर, जहाँ पे आज सुबह सुबह एसएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी किया। लगभग 400 फोर्स इस जेल के अंदर छापेमारी की है। हालांकि कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है, जिसके बाद जो है जेल प्रशासन और अलर्ट हो गया है और जगह जगह हर जगह नज़र रख रही है। हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जेल सुप्रिंटेंडेंट खुद हैं, उनसे बात करें। वो लोग लगातार अलर्ट रहते ही हैं। सर, सुबह में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? वरीय पुलिस अधीक्षक और एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में कारा में तलाशी की गई है। सघन तलाशी हुई, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की तलाशी हुई, जिसमें किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इससे पूर्व भी सर छापेमारी हुई थी, उस समय पूर्व में भी एक बार केवल कुछ मिला था, उसके बाद कभी किसी छापेमारी में कोई सामान बरामद नहीं हुआ। आप लोग भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहते हैं 24 घंटे? तो हम लोग का प्रतिदिन तलाशी होती ही रहती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जेल प्रशासन, मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ साथ जेल प्रशासन भी अलर्ट रहती है कि किसी के पास से कोई आपत्तिजनक बरामद नहीं हो। लेकिन आज जो छापेमारी हुई उसमें कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई। खैनी की पुड़िया और पत्ती और कुछ हल्का पदार्थ बरामद। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 18 से 44 वर्षों के लोगों में सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। उन लोगों को साइबर कैफे जाना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जिले में कोरोना संक्रमण से नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान का दावा गरीबों के लिए खोखला साबित हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर स्टॉल पहले से बुक करना पड़ता है, जिसके लिए स्मार्टफोन की भूमिका अहम है। पर इस परिस्थिति में जिसके पास कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है उसके लिए स्टॉल बुक करना मुश्किल हो रहा है। इसके मोबाइल में नेटवर्क तो है पर नेट नहीं है। वैसे लोगों के लिए स्टॉल बुक करने वाले साइबर कैफ़े संचालक को 50 से 100 रुपये तक देना पड़ रहा है। वैसे तो टीकाकरण निःशुल्क है, पर टीकाकरण के लिए स्टॉल बुक करना इनके लिए शुल्क हो गया है। सभी टीकाकरण केंद्रों पर
सरकारी आदेश के बावजूद ऑन द स्पॉट स्टॉल बुक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कीपैड मोबाइल यूज करने वाले के लिए टीकाकरण अभियान हवाई साबित हो रहा है। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा और साइबर कैफे पर जाते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए समय नहीं जाता, कुछ समय के लिए खुलता है और वहाँ पैसा का डिमांड होता है। कितना पैसा मांगा जाता है? 50। कैंप जो लग रहा है टीकाकरण के लिए, उसमें क्यों नहीं टीका दिया? वहाँ पर भी गए कितने बार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और उसके बाद सही से वहाँ पर नहीं होता। कितना नंबर वार्ड का मामला है? वार्ड नंबर 6 और मेरे पार्षद जी जावेद अख्तर गुड्डू जी का भी इस पर खेद है कि सही से टीका हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए और निगम में इसका उपलब्धि कराना चाहिए। पूर्व विधायक और जेडीयू वरिष्ठ नेता महेश्वर यादव ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जेठ के महीने में बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने बीते दिनों नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार ने घोटाला किया, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इसके बाद से बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी ने एमएलसी को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं राजद छोड़ जेडीयू का दामन थाम चुके गायघाट के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता महेश्वर प्रसाद यादव ने अपने आवास पर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में अराजकता जैसे हालात हैं, प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है, इसीलिए जेडीयू को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इसको लेकर मैंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर निवेदन किया है। साथ ही जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर कहा कि यह गठबंधन सिर्फ बिहार में नहीं है, देश में नहीं है और बीजेपी की नीतियों से हम 100% सहमत नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव। आज इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि देश आपको प्रधानमंत्री के तौर पर देखें। इन्हीं से बात करते हैं। क्या कुछ आग्रह किए हैं मुख्यमंत्री से? हमारा 5 जून 1974 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो सपना था व्यवस्था परिवर्तन का पूरे देश के स्तर पर, वो पूरा नहीं हो सका है। आज देश की जनता किसी गांधी जयप्रकाश लोहिया को खोज रही है। आज नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप आगे बढ़िए, देश में पार्टी को लड़ने के लिए तैयार कीजिए। 2024 में आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनिए, देश की जनता आपको साथ देगी। आप देश का प्रधानमंत्री बन करके जयप्रकाश नारायण का जो सपना था 5 जून 1974 का, उसको पूरा करिए। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार को आप नहीं देखना चाहते, क्योंकि देश में मुख्य प्रधानमंत्री हैं? हमको उनसे क्या मतलब है? हमारा समझौता बिहार में है भाजपा के साथ, तो हमको तो कोई दुराव नहीं है भाजपा से बिहार में, लेकिन देश में हमारा समझौता नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। वो अलग हैं, हम अलग हैं। हम अपने नेता को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना, इसमें क्या बुराई है? यानी आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तौर से? उसमें अकेले चुनाव लड़े जदयू और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बने। बिहार में खासकर देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हो, विधायक हो, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, उनसे शिकायत। टुन्ना सिंह मामले में क्या कहेंगे आप? उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम तो नीतीश जी को देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए कह रहे हैं इस अवसर पर, और हमको भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं। क्योंकि लगातार आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में स्टार्टिंग में ये ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था, अभी जो यहाँ सब मरीज को पटना रेफर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके यहाँ श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में जितना सुधार हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मामूली सुधार हुआ है क्या? इसके पहले, नीतीश कुमार के पहले यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज़ थी? आज तो ये मेडिकल कॉलेज जो है दरभंगा से भी आगे बढ़ गया है।
ये तो सारा सुधार इसी सरकार में हुआ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। सब कुछ रहते हुए भी ब्लैक फंगस का इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा हो रहा है बड़े पैमाने पर ब्लैक फंगस का किया जा रहा है। अरे संजोग के कहिए पटना कभी रेफर किया हो, उस दिन नहीं रहा होगा दवा, लेकिन हो रहा है, आज भी हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर तो नामी है ब्लैक फंगस का इलाज करने में, और हमारा प्रतिष्ठित है ये मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का। यहाँ के डॉक्टर सब सम्माननीय है, अच्छे हैं। महेश्वर यादव जो गायघाट के पूर्व विधायक थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देखना चाहते हैं। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। पर्यावरण दिवस पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने आवास पर वृक्ष लगाया। वहीं दूसरी ओर आरबीवीएम की प्राचार्य ने भी अपनी कॉलेज परिसर में भी वृक्ष लगाया। जल और हरियाली बचेगी तभी जीवन बचेगा, यह बातें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कही। दरअसल पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने आवास पर वृक्ष लगाते हुए कहा कि जल और हरियाली बचेगी तभी जीवन बचेगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय रूप से जल जीवन हरियाली योजना के संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस को हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 2-4 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मनाया जा रहा है। आदमी को ऑक्सीजन से ही आदमी जिंदा रहता है, और यह वृक्ष इसीलिए देव वृक्ष के नाम से इसको लोग जानते हैं। ये देव वृक्ष ऑक्सीजन हमको देता है, और हमारे जो छोड़े हुए गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ही लेते हैं। तो इतना महान दिवस आज है, इस पर हर इंसान को अपने 6 बड़े पेड़ का ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 6 बड़े पेड़ का ऑक्सीजन वो लेते हैं तब जिंदा रहते हैं। तो कम से कम वो हर इस दिवस पर 2-4 पेड़ लगावें, तो इससे देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और आज ऑक्सीजन से जो लोग मरे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए यही वट वृक्ष हम लोगों को ऑक्सीजन देगा, और इसी से हम लोग जीवित रहेंगे। इसलिए ये दिवस को हमें एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, ताकि जनजीवन रहे। और जितना, इसीलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं जल जीवन हरियाली। वहीं एलएस कॉलेज परिसर स्थित आरबीवीएम कॉलेज में पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राचार्य ममता रानी ने वृक्ष लगाकर लोगों को आग्रह किया कि सभी लोग आगे आकर 1-2 वृक्ष लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। इस मौके पर एनएसएस व एनसीसी के कई कैंडिडेट मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर रानी ने एनएसएस एवं एनसीसी के बटालियन को वृक्ष के महत्व से अवगत करवाया तथा वर्तमान पैंडेमिक में ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न हुए हालात तथा उसे दूर करने के लिए वृक्षारोपण की अनिवार्यता को छात्राओं से साझा किया। इस अवसर पर शिक्षकों द्वारा प्राचार्य को तथा प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को पौधे भी उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। मौके पर एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रेणु बाला, एनसीसी एएनओ नुपुर वर्मा, संजय पांडे, प्रमोद कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। एक संदेश जाए युवा पीढ़ी में कि अगर हमें जीवन बचाना है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। और आज जो आम के 2 पौधे लगाए गए हैं उसका नाम हम लोगों ने राष्ट्रपति कलाम जी के नाम पर, एक पौधे का नाम कलाम है और एक पौधा हमारे कॉलेज की एक शिक्षिका हैं जिनके निर्देशन में हुआ और उनके नाम पर हम लोगों ने रेणु रखा है। तो ये 2 आम के पौधे लगाए गए हैं जिसमें हमारी एनएसएस और एनसीसी की छात्राओं ने बहुत सहयोग किया है। इस कड़ी धूप में वो लोग बहुत तन्मयता से उन लोगों ने पौधा लगाया। तो युवा पीढ़ी को यही संदेश जाता है कि वो पौधे के महत्व को समझे और अधिक से अधिक पौधारोपण करें। जिले में खुलेआम पुलिसकर्मी द्वारा वाहन चालक पुलिस वाहन द्वारा खुले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले में एक बार फिर पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सदर थाना इलाके के पताही का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो शुक्रवार की दोपहर का है, जिसमें ट्रक चालकों से पुलिसकर्मियों को पैसे की वसूली करते देखा जा रहा है।
इसके बाद बिना किसी परवाह किए चालकों से पैसे वसूलते हैं। वसूली में मशगूल पुलिसकर्मियों को इसका भी भान नहीं रहा कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है। हालांकि इस वीडियो में शामिल पुलिसकर्मियों का चेहरा स्पष्ट नहीं देखा जा रहा है। अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर पुलिस महकमे की किरकिरी हुई। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि वीडियो संज्ञान में है, लेकिन इस वीडियो में किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ की गाड़ी है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को हम लोगों ने भी देखा है, मामला हम लोगों के कॉग्निजेंस में है और चूँकि ये वीडियो गाड़ी के बैक साइड से बना हुआ है, इस कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गाड़ी कहाँ की है और उसमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। फिर भी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध में विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें शहर से जुड़ी समस्याओं की कुल 16 एजेंडों पर चर्चा की गई। शहर के विकास को लेकर नगर निगम सभागार में शनिवार को मेयर सुरेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। दरअसल 31 मई को होने वाली बैठक रद्द होने के कारण शनिवार की तिथि सुनिश्चित की गई थी। बैठक में नगर आयुक्त के साथ सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने शहर के विकास और जलजमाव की समस्या से जुड़ी 16 एजेंडों पर चर्चा की गई। मुख्य तौर से बैरिया गोलंबर के पास आश्रय स्थल बनाने, नगर निगम कर्मियों को 3 सीट वर्दी उपलब्ध कराने, बूट को साथ लेकर त्रिपक्षीय इकरारनामा सहित कई मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई।
वहीं मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि शहर के विकास से जुड़ी कुछ को छोड़कर सभी एजेंडों को पास कर दिया गया है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। बैठक आई हुई है, शहर की समस्या, शहर का जो भी समस्याएं हैं उस पर बात हुआ। जल जमाव, खासकर माननीय मुख्यमंत्री प्रधान सचिव के निर्देशानुसार जो जल जमाव की जो बातें हैं उसका निदान कैसे हो, उसके लिए हम लोग समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। पर डे समीक्षा बैठक करनी है, उस पर विचार हुआ है। और साथ में चेक कच्ची के लिए विचार हुआ। और जो सफाई जो वार्ड में कैसे हो उसके लिए अतिरिक्त संसाधन और अतिरिक्त सफाई कर्मी कहाँ से आएगा उसके लिए विचार हुआ है। उसका टेंडर हो गया है और सब बढ़िया से। शहर में जल जमाव की समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा इमामगंज मोहल्ले में नाले पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। शहर में मॉनसून से पूर्व जल जमाव की समस्या से निदान को लेकर नगर निगम के द्वारा शनिवार को इमामगंज मोहल्ले में नाला को अवरुद्ध कराने वाले अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। नाला से निकलने वाले गंदे पानी को भी बहाया गया। दरअसल जल जमाव से मुक्ति के लिए नगर निगम के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर नाला पर अवैध निर्माण हटाने का चेतावनी दिया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर निगम की टीम द्वारा जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नाले पर अतिक्रमण हटाने के बाद बाबा गरीबनाथ स्थान मंदिर, पुरानी बाजार, नाका समेत कई इलाकों के लोगों को जल जमाव से राहत मिलेगी। महापौर सुरेश कुमार ने बताया कि नाले पर किसी तरह का अतिक्रमण किया गया हो जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो नियमानुकूल कार्रवाई करने का ऑथराइज नगर आयुक्त हैं और वो कर रहे होंगे। किसी के जान वाला नुकसान ना हो और स्लैब वलैब ना टूटे, यही मेरा रहेगा। नाले पे ही 4 दीवारी निर्माण था, उसको तो नाले पर तो हम लोग बोर्ड की बैठक में पास किया हुआ है कि जो आज भी माननीय सदस्य हरिओम कुमार जी उठाए थे इस मैटर को, भाई जो भी नाले पर अगर बनाए हुए हैं तो अवैध है, तो अतिक्रमण माना जाएगा। उसको हटाने के लिए नगर खुद ऑथराइज है। सदर अस्पताल में कुछ दिन पूर्व कुढ़नी प्रखंड के 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वाले से मिलने पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता व हक हिंदुस्तान मोर्चा के संयोजक तमन्ना हाशमी ने रघुनाथपुर मधुबन स्थित 8 वर्षीय मृतिका राधा के परिवार से जाकर मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। तमन्ना हाशमी ने मृतक राधा के पिता को आर्थिक सहयोग भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा के रूप में देने की मांग की। उन्होंने सरकार से लापरवाही वाले इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन मामलों को पूरा नहीं करती है तो उनका संगठन हक हिंदुस्तान मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। आपको बता दें कि 1 जून को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर मधुबन गांव के निवासी संजय राम की 8 वर्षीय पुत्री राधा के गले में लीची का बीज फंस गया था, जिसे निकलवाने के लिए वह अपनी बेटी को लेकर सदर अस्पताल गया था, जहां कोरोना के नाम पर घंटों से दौड़ाया गया था, जिसके दौरान मासूम ने तड़प कर दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। मृतक राधा जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार से मिलने आए हैं। उनके पिता से मिले, उनके माता से मिले, उनके घर के लोगों से मिले। हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से जो भी सहायता हो सकी है, आर्थिक सहायता, वो हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी राधा के पिता को कम से कम इंसाफ दे, उनके परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा दे। ये मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय मंगल पांडे जी से, कि आप देखिए आकर, ये आपके सिस्टम की वजह से जिस बच्ची को स्कूल जाना था आज उसके श्राद्ध में हम लोगों को आना पड़ा है। ये शर्मनाक है बिहार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, स्वास्थ्य मंत्री के लिए, अस्पताल के लिए, अस्पताल के उस अधीक्षक के लिए ये शर्मनाक की बात है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुनवाई की गई और अगली तारीख 24 जून की दी गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में शनिवार को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आरोपी बनाए गए सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियावाला, एकता कपूर सहित 8 लोगों पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज परिवाद में बहस पूरी हो गई। इसके उपरांत प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने आदेश पर सुनवाई की अगली तिथि 24 जून को मुकर्रर की है। मौत मामले में मुजफ्फरपुर में सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियावाला, एकता कपूर समेत 8 के खिलाफ दर्ज रिवीजन बाद में आज न्यायालय में अहम सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 24 जून की तिथि फैसला हेतु मुकर्रर किया है। हमने इन सभी के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां से खारिज होने के बाद हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के यहाँ रिवीजन बाद दायर किया, जिसमें डिवीजन बाद को स्वीकार करते हुए सभी के खिलाफ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी की गई थी। इन सभी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना अपना पक्ष लिखित और मौखिक रूप से बहस के द्वारा रखा। उसके बाद न्यायालय ने इसको फैसला पर सुरक्षित रखा है। 340 के तहत मैंने आरोप लगाया था कि इन सभी के द्वारा तथ्य को न्यायालय में छुपाया गया है, इसलिए इन सभी पर 420 का मुकदमा चलाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।